प्रिय व्यूअर्स, आज हम यहाँ पर यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 13 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने बड़ा प्रैक्टिस सेटों को आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर बताएं किस प्रकार से आप यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट को, अर्थात यूपी पुलिस के जो 17 और 18 तारीख में एग्जाम होने वाला है, उसको किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं और कम समय में कैसे आप अधिक से अधिक तैयारी कर सकते हैं। केवल 14 ही दिन शेष बचे हैं, तो आइए अध्ययन करेंगे और प्रारंभ करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को। तो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, ओईडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ओईडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो पेरिस में ओईडी का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना सन 1961 ईस्वी में की गई थी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओईडी की स्थापना कब की गई थी? 1961 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है? यह आपको बताना है। तो लौह एवं इस्पात उद्योग है, जो भारत में पहले स्थापित हुआ था। इसका निर्माण भारत में भारत में लौह और इस्पात निर्माण किया गया था और इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1870 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और बंगाल आयरन वर्कशॉप की स्थापना कब की गई थी? सन 1874 ईस्वी में की गई थी। तो यह भी आपको नोट करते हुए चलना है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमा की संख्या सबसे अधिक है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो वह कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। शनि ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो शनि ग्रह के कुल कितने चंद्रमा है? तो शनि ग्रह में से पूछे तो कितने चंद्रमा है? कुल 82 चंद्रमा है। जबकि इसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर आता है आपका बृहस्पति। और बृहस्पति में कितने हैं? वर्तमान में 79 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4, जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो है श्रावस्ती नदी पर बना हुआ है जोग जलप्रपात। आपसे ये भी पूछा सकता है कि जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो किस राज्य में है भैया आपका? यह आपका कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूछा गया है, फेजी के दरबार में कौन रहते थे? फेजी के दरबार में रहते थे। तो फेजी के दरबार में कौन रहते थे, यह आपको बताना है। तो फेजी किसके दरबार में रहते? तो फेजी अकबर के दरबार में रहते थे। ध्यान नोट करेंगे, फेजी किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। और फेजी एक कौन से कवि थे? फेजी फारसी कवि थे, फारस के कवि थे। कहाँ के थे कवि? ये फेजी फारस के थे। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी नोट करते हुए चलेंगे। और यह अकबर के जो इतिहासकार अबुल फजल थे, उनके बड़े भाई थे फेजी। ठीक है, इसको भी नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देगा, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? इसको आपने बार बार क्वेश्चनों को देख लिया होगा। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? सन 1917 ईस्वी में हुआ था। और कब, किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे अफ्रीका से। कब लौटे थे महात्मा गांधी जी भारत? सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण नील की खेती करने वालों का मुद्दा उठाया था। तो कौन सा मुद्दा उठाया था? नील की खेती करने वालों का मुद्दा उठाया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7, नचिकेता और यामा के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में हुआ है? तो कौन से उपनिषद में हुआ है? नचिकेता और यम के बीच संवाद किस उपनिषद में हुआ है? तो यह हुआ है आपका कठोपनिषद में हुआ है। कौन से उपनिषद में? कठोपनिषद में हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ? चीन में जो बक्सर विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? तो चीन में बक्सर विद्रोह आपका हुआ था सन 1900 ईस्वी में। चीन में बक्सर विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? यह आपको बताना है। तो किसका निर्माण होता है इसमें? इसमें होता है आपका धनात्मक हीलियम आयन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है? तो नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर 10 का नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित कौन सा आपका 10 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस किससे संबंधित है? नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है। और कब इसका प्रतिपादन किया था? सन 1794 ईस्वी में। कब किया था? 1794 ईस्वी में किया था। और किसके द्वारा किया गया था? जॉन डॉल्टन के द्वारा किया गया था। जॉन डॉल्टन के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक विशेषता है? भारतीय संविधान की कौन सी एकात्मक विशेषता है ये आपको बताना है। तो कौन सी है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता? देखिए 4 दिए गए हैं। राज्य और केंद्र के लिए एक संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका। तो कौन सी है? इनके सभी की सभी सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 360। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करेगा अनुच्छेद नंबर 360 के तहत? तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया भारत के राष्ट्रपति करेंगे वित्तीय आपातकाल की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। 13 में क्या पूछा गया है? विभिन्न पादप उत्तकों को किस आधार पर विभाजित उत्तक तथा अस्थायी उत्तक में वर्गीकृत किया गया है? तो 13 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, विभाजन अक्षमता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर बल लगाने से यह 3 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 18 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित होती है। बल का परिणाम क्या होगा यह आपको बताना है। तो बल का परिणाम क्या होगा? 6 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा? 24 न्यूटन। तो कौन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 24 न्यूटन इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 औसत को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल किए गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पर शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 पृथ्वी की सतह के कितने परसेंट भाग पर जल है? पृथ्वी की जो सतह है उसके कितने परसेंट भाग पर जल है यह आपको बताना है। तो कितने परसेंट भाग पर जल है आपको पता होगा। पृथ्वी की सतह के कितने परसेंट भाग पर जल है? तो 75% भाग पर जल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 75%। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है इसमें से? ये फायरफॉक्स माजिला फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? आपने रट लिए होंगे ये क्वेश्चन तो वैसे, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं तो इसको देख लेंगे। जिनको नहीं पता है भाइयों को वो देख लेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? 18 का ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के थे। हक्की पिक्की और सिक्की कर्नाटक के क्या थे यह इसके बारे में बताना है। 19 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया भाषाएं हैं। हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है किस क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है यह आपको बताना है। 20 का ऑप्शन नंबर ए सिनेमा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है चांदी के अग्रणी उत्पादक है। चांदी का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 मैक्सिको चांदी का अग्रणी उत्पादक है। सबसे पहले मैक्सिको आएगा, फिर पेरू, फिर चिली, पेरू के बाद चीन, फिर चीन के बाद चिली और फिर ऑस्ट्रेलिया। कि मैक्सिको, पेरू, चीन, चिली और फिर ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है। 22 में क्या दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के प्रत्येक संगठित राज्य में लोक सेवा आयोग गठित होना चाहिए? तो किस में गठित होना चाहिए? कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 22 का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद नंबर 315 के तहत यह कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है? भारत का सबसे धनी मंदिर कौन सा है यह भी आपको बताना है। तो 23 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया है तिरुवनंतपुरी के पद्मनाभ स्वामी मंदिर को भारत का सबसे धनी मंदिर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत कौन सा है? 24 का ब्लॉक पर्वत कौन सा है? 24 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया है। कौन सा है?
वांस गेज क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है। वांस गेज क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है। देखिए पृथ्वी की ब्लॉक पर्वत कहेंगे किसी को? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव में धरातल पर विकसित दो समांतर भ्रंशों के मध्य तलों के सहारे उथलित स्थलखंड स्थलखंड भ्रंशोत पर्वत के रूप में विकसित होते हैं। और बीच के धसे भाग को रिप्ट कहते हैं। बीच में जो भाग धस जाएगा, ये वाला भाग धस जाएगा, इसको क्या कहेंगे? रिप्ट कहेंगे। और रिप्ट कहते हैं। जैसे भारत में नीलगिरी पर्वत, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज, फ्रांस में वासगेर। देखिए यहाँ पर देखेंगे नीलगिरी पर्वत भी किस प्रकार का उदाहरण है? यह भी ब्लॉक पर्वत है। और पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज जो है, ये भी कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। फ्रांस में वासगेज भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जर्मन का ब्लैक फॉरेस्ट भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। तो आपसे इन पर्वतों के बारे में पूछा सकता है कि कौन सा ब्लॉक पर्वत दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीएजी में कर से ऋण माफी और ऋण को राहत योजना के सफल दुरुपयोग पर गंभीर टिप्पणी की है। सीएजी का विस्तार रूप है। सीएजी का विस्तृत रूप क्या है? यह आपको बताना है। तो सीएजी का विस्तृत रूप क्या है? कंट्रोल, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है इसमें, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांतीय स्वायत्तता के उपाय का परिचय देता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांतीय स्वायत्तता के उपाय का परिचय देता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, महान साहित्यकार कृति महान साहित्यिक कृति मत्स्यकटिका का लेखक कौन है? मत्स्यकटिका का लेखक कौन है? मत्स्यकटिका का लेखक कौन है? 27 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया है, शूद्रक क्या है? मत्स्यकटिका के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या पूछा गया है? 28 देखेंगे। 28, नो मनी बिल को किसकी अनुशंसा के बिना विधानसभा में पेश किया जा सकता है? तो किसकी अनुशंसा के बिना? गवर्नर की अनुशंसा के बिना इसको पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 159 और 49 और 150 किससे संबंधित है? यह आपको बताना है। 29 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया है, नियंत्रण एवं मालिका परीक्षा से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 159 और 149 और 150। इसको नोट करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक किसकी है? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक किसकी है? यह आपको बताना है। तो 30 का ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी की है। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी की यह पुस्तक है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 31। ये दिया गया, उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है? यह संकेत किससे संबंधित है? यह आपका संकेत है ट्रैफिक नियमों से संबंधित है। तो इस संकेत को दर्शाना है कि यह संकेत क्या दर्शाता है। 31 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि केवल 50 मिनट के लिए पार्किंग है। किसके लिए पार्किंग है? यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और कितने मिनट के लिए? केवल 50 मिनट के लिए ही पार्किंग है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 32। सॉरी, इसका गलत हो गया भैया। इसका ऑप्शन क्या होगा? केवल गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। केवल गति सीमा कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो गया। इसको नोट करके चलेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है? 32 का ऑप्शन ए, खाद्यान्न की। खाद्यान्न क्या है भैया? खाद्यान्न है, खाद्यान्न है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन 33 में क्या कहा गया है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? यह अभी आपको बताना है। तो 33 का ऑप्शन नंबर 2 है, हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 34, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है? चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? 34 का ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें से कोई नहीं। चुनार उत्तर प्रदेश से विंध्य के, चुनार क्या है? चुनार उत्तर प्रदेश के विंध्य के पहाड़ी क्षेत्र में गंगा नदी के समीप मिर्जापुर जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ के दुर्ग आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भुरहरी का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग, कौन सा उद्योग? दिया सलाई उद्योग केंद्र कहाँ पर स्थित है? दिया सलाई उद्योग केंद्र कहाँ पर स्थित है? 35 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बरेली में स्थित है। दिया सलाई उद्योग कहाँ पर स्थित है? बरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उच्च शिक्षा के नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु कब उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद की स्थापना की गई? उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद की स्थापना सन 1972 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया 37, वह नृत्य
यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। तो कौन नृत्य की संस्कृति से संबंधित है यह बताना है। तो 37 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया है। इनमें से कोई भी नृत्य की संस्कृति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया है। तो संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया है। 38 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया और कब से, सन 2006 से यह प्रारंभ किया गया है। अब इसके क्वेश्चन पूरे हो गए, जिसके अब सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मैंने अपना, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है। 39 में क्या कहा गया है, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है, मटमैला शब्द क्या है यह आपको बताना है। तो मटमैला शब्द क्या है, यहाँ पर विशेषण है, अर्थात विशेषता बता रहा है कि घर कैसे कैसे रंग से रंगवाया है, मटमैले रंग से। यह क्या है, एक विशेषण है, इसको नोट करके चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें। 40 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रचयिता अशुद्ध है। रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता, यह गलत हो गया, जबकि बाकी सभी सही लिखे हैं। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, पंडिताइन है। पंडित का स्त्रीलिंग क्या है, पंडिताइन है। क्वेश्चन नंबर 42 दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण है। देखिए विभावना अलंकार का उदाहरण कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो विभावना अलंकार का उदाहरण क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है, बिन पद चले सुने बिनु कान। बिन पद चले सुने बिनु कान किसका उदाहरण है, विभावना अलंकार का उदाहरण है। आप इस अलंकार के बारे में पहली बार ही देख रहे हो कि विभावना अलंकार भी पूछा गया है। ठीक है, विभावना अलंकार में बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाता है, यानी कि कोई कारण नहीं होगा, बिना कारण के ही क्या हो जाएगा, कार्य संपन्न होगा। जहाँ पर भी बिना कारण के ही कार्य संपन्न होगा वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 43, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो 43 का आपका ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको शुद्ध वाक्य के बारे में बताना है। पढ़िए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखिए। देखिए इसमें दिया गया है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साक्षरता के तत्वों के आधार पर प्रस्तुत पाठ सफल है। प्रस्तुत पाठ सफल है। 43 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी इसमें से, 44 का 3 है। कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी, उत्तरदायित्व। कौन सी, देखिए इसको ध्यान से देख लेंगे, उत्तरदायित्व कैसे बना हुआ है, ऐसे यदि बना हुआ होगा तो यहाँ शुद्ध वर्तनी होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रात्रि का पर्याय नहीं है। रात्रि का पर्याय कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो रात्रि का पर्याय सजनी नहीं है, जबकि यामिनी, रजनी और निशा रात्रि के पर्यायवाची हैं। इसको नोट करके चलेंगे। अब उसके बाद में 45 के बाद में आपका क्वेश्चन बनेगा 46। कौन सा क्वेश्चन बनेगा, 46। तो 46 में क्या पूछा गया है, नीचे चार चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक में तीन तीन शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है, उसे बताइए। देखिए इसमें अलग कौन सा होगा यह आपको बताना है। परलोक हो गया, स्वर्गादि हो गया, अन्य लोक हो गया, अन्य आदमी हो गया। तो इनमें से अलग कौन सा है, 46 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया है। अन्य आदमी क्या है, एक अलग है, जबकि बाकी सभी क्या है, समान है। अगला क्वेश्चन दिया गया 46 के बाद में 47 दिया गया है, विकर्षण का विलोम शब्द क्या है। विकर्षण का विलोम शब्द क्या है, तो विकर्षण का विलोम शब्द क्या है, आकर्षण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के लिए 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, उपयुक्त का चयन कीजिए। तिमिर का अर्थ क्या होता है, तिमिर। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। 48 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रकाश होगा, तिमिर का विलोम। अगला क्वेश्चन दिएगा 49, वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए जिसका विभाजन न किया जा सके। जिसका विभाजन न किया जा सके उसको क्या कहेंगे, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे, आपका अविभाज्य कहेंगे। क्या कहेंगे, अविभाज्य। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा अविभाज्य संख्याओं के बारे में। किस क्रम में अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से में है, 50 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। यह और वह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। यह और वह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे।
देखिए अंतस्थ व्यंजनों के बारे में यदि हम बात करें तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य र और ल और वह क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, य र ल और वह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, अंशुमाली में कौन सा समास है, अंशुमाली में कौन सा समास है, तो 51 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया है बहुव्रीहि समास है। अंशुमाली में कौन सा समास है, अंशुमाली सूर्य को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अंशुमाली सूर्य को कहा जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंशुमाली किसका पर्यायवाची, तो सूर्य का है। अंशुमाली में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, यह आपसे पूछा गया है। ढूंढ खड़ा है, ढूंढ खड़ा है, क्या खड़ा है, ढूंढ खड़ा है। हमें क्रिया में क्रिया खड़ा में पहले कोई कर्म नहीं आया है, अतः खड़ा अकर्मक क्रिया है। ढूंढ खड़ा है में क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन दिया 53, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है, सम उपसर्ग किस में लगा है, 53 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। संहार में क्या लगा है, सम उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यद्यपि में कौन सी संधि है, यद्यपि में कौन सी संधि है, तो आपको पता होगा यद्यपि में कौन सी संधि है, 54 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यण संधि है। यद्यपि कैसे लिखेंगे, यदि प्लस अपि हो जाएगा, यदि प्लस अपि हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ई प्लस ए बराबर क्या बन जाएगा, ई प्लस ए बराबर क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। तो इनके यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकत्यों का सही अर्थ क्या है, अपना हाथ जगन्नाथ लोकत्यों का सही अर्थ क्या है, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन दिया गया है 56। देखिए यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है, इस अनुच्छेद को पढ़ना है और अनुच्छेद पढ़ने के बाद में इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो इस अनुच्छेद को आप सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए आप पढ़ लें इसको। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट ले लें। यहाँ से प्रारंभ होता है, ऐसे ऐसे करके से चलता है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप, दिया गया है सभी कुछ, ये सब अनुच्छेद दिया गया है। अब इससे संबंधित क्वेश्चनों को हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट। देखिए इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सिंपली टॉपिक पढ़ता है। एक बार पैराग्राफ पढ़ने से आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है राष्ट्रीयता और भाषा तत्व। मानव के पास अपने भाव विचारों आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने के लिए सशक्त माध्यम है। मानव के पास अपने भाव विचारों आदर्शों को सुरक्षित रखने के लिए एक सशक्त माध्यम क्या है, यह आपको बताना है। तो 57 का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया है, साहित्य और कला। अगला क्वेश्चन है, भाषा बहता नीर, भाषा बहता नीर से आशय है, भाषा बहता नीर से आशय है। 58 का ऑप्शन नंबर थर्ड है, सरल प्रवाही, सरल प्रवाह मई, सरल प्रवाहमयी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है, राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए भाषा तत्व आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। 59 का ऑप्शन नंबर 4 है, यह मानव समुदाय में एकानुभूति और विचार ऐक्य का साधन है। अगला क्वेश्चन है, गूंगे करे सरकरा में कबीर का अभिप्राय है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति किससे होती है, ब्रह्मानंद की अनुभूति अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय क्या है, अनिर्वचनीय होती है। 62 दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। 61 सही वाक्य का चयन करना है। तो 61 का ऑप्शन नंबर आपका देख लेंगे, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, तलवार एक उपयोगी क्या है, शस्त्र ही होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो गया। जबकि तलवार एक उपयोगी फौलाद नहीं होता, अस्त्र नहीं होता, शास्त्र नहीं होता, शस्त्र होता है। तलवार एक उपयोगी क्या होता है, शस्त्र होता है। अस्त्र क्या होता है, अस्त्र हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले को क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 62, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। तो 62 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया, सिगार क्या है, एक तत्सम शब्द नहीं है, सिंगार एक तत्सम शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 63, निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, या पुल्लिंग शब्द आपको पहचानना है। 63 का पुल्लिंग शब्द कौन सा है आपका, यह है बताना है। तो 63 का ऑप्शन नंबर 2 पक्षी क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। अमृत और विष किसकी रचना है, अमृत और विष किसकी रचना है। 64 का ऑप्शन नंबर ए अमृतलाल नागर की रचना है, अमृत और विष। अगला क्वेश्चन दिया गया है
3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? या तो आपने रट ही लिया होगा, यदि आपने नहीं रटा है तो इसको रट लें, क्योंकि बार बार पूछा जाता है और संभावना है कि इस बार भी यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। 65 का ऑप्शन नंबर 4 श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार की क्या परिभाषा है? एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। इनको दो अर्थ निकलेंगे या फिर दो से अधिक अर्थ निकलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी का पाकर उसके प्रति का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दिए गए विकल्प में रिक्त स्थान के आधार पर भरना है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो 66 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सहायता और कृतज्ञता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। 67 का ऑप्शन नंबर 4 कुटुंब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 68, दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? 68 का प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी क्या है? साक्षात। साक्षात क्या है? साक्षात। अगला क्वेश्चन है, इन वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम में व्यवस्थित लगाना है इसको। 69 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनके पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी और फिर सी आ जाएगा। इनके सबसे लास्ट में सी आएगा। इसको आप क्रम में लगा करके देख लेंगे। मोटा शब्द का अन्य लिंग स्वरूप, मोटा शब्द का अन्य लिंग रूप क्या है? मोटा शब्द का अन्य लिंग रूप क्या है? मोटी। क्या है? मोटी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद है? किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद है? तो 71 का ऑप्शन नंबर 2 शांत रस का। कौन से रस का? शांत रस का। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, उपमेय पर उपमान का भेद आरोपित होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय पर उपमान का भेद आरोपित होने पर कौन सा अलंकार होता है? यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है। तो कौन सा अलंकार होता है आपका? 72 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, रूपक अलंकार होता है। देखिए 71 वाले क्वेश्चन को एक बार और डिस्कशन करेंगे। इसमें दिया गया है 71, किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद है? किस रस का अस्थायी भाव निर्वेद है? तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। अस्थायी भाव से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 1 से 2, तो सभी के सभी अस्थायी भाव को आप जल्दी जल्दी करके नोट कर लेंगे। देखिए, श्रृंगार रस का रति होता है, नोट करेंगे। हास्य रस का हास होता है, नोट करेंगे। करुण रस का उत्साह होता है, रौद्र रस का क्रोध होता है, वीर रस का उत्साह होता है, भयानक रस का भय होता है, विभत्स रस का जुगुप्सा होता है, अद्भुत रस का विषम्य होता है, शांत रस का सम और निर्वेद होता है। तो यह आपको नोट करके चलना, क्योंकि रस इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए अवश्य ही मिलेंगे। इसमें कोई भी आपको चूक नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 73, जहाँ जाओगे मैं मिलूंगा। जहाँ जाओगे मैं मिलूंगा। तो 73 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वहाँ मैं मिलूंगा। 74, डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एकांकी के लिए प्रसिद्ध है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 75, पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? तो यह आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है जी। तो हमने जीएस और हिंदी दोनों को ही कवर कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। जिन जिन टॉपिकों से दिए गए उनको हम सिर्फ बताएंगे आपको कौन कौन से टॉपिक आपको कवर अप करने हैं। देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया आपका परसेंटेज से, ये देखिए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया गया अनुपात समानुपात से। इस वाले टॉपिक को आप कवर करेंगे। ये देखिए, ये उससे दिया गया नंबर सिस्टम से। और ये क्वेश्चन दिया गया है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये टाइम एंड वर्क से दिया गया है। और उसके बाद परसेंटेज ये दिया गया है, लाभ हानि से क्वेश्चन दिया गया है। फिर अनुपात समानुपात से क्वेश्चन दिया गया है। फिर यहाँ पर ये दिया गया है आपका औसत से क्वेश्चन दिया गया है आपका। और यहाँ पर ये संख्या से सिस्टम नंबर सिस्टम से दिया गया है। और यहाँ पर ये आपका देखेंगे, ये घन और घनमूल से अर्थात पॉइंट दशमलव से क्वेश्चन आपसे दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे आप, ये दिया गया है आपका टाइम से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है जी। इस प्रकार से ही आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन टॉपिकों को आप कवर अप कर देंगे। ये देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन ये रहा है यहाँ पर 75 किलोमीटर, इनके चाल और दूरी से क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है आपका निवेश से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, अर्थात घाटे से। दशमलव भिन्न से क्वेश्चन दिया गया है, पाइप एंड टंकी से भी क्वेश्चन दिया गया है। ये सब आपको नोट करके चलने हैं। यहाँ पर देखेंगे एक एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर एक देखिए चक्रवर्ती ब्याज से दिया गया है क्वेश्चन। और मानसिक अभियोग्यता में हमने आपसे बताया था कि कौन कौन से कथन और पूर्व अवधारणाएं, कथन और पूर्वानुमान आपको नोट करके चलने हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं इनके। ये देखिए दिया गया क्वेश्चन,
उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है दिशा से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, आएंगे आपके एग्जाम में ज़रूर। भाई इनको नोट करके चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए ये तो उससे संबंधित है, ठीक है। और ये देखिए दिशा से संबंधित क्वेश्चन और आ गया है। यहाँ पर कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, ये देखिए। तो यही क्वेश्चन आपके जो है सिलेक्शन कराएंगे। यहाँ पर क्या ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखिए ये यहाँ पर किससे संबंधित है, ये दिया गया है यहाँ पर स्विच ऑन और स्विच ऑफ से संबंधित दिए गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ये इसको तो आप छोड़ देंगे, इसको आप करने की जरूरत नहीं, इसको नोट करेंगे, इसको छोड़ना है, इस क्वेश्चन को छोड़ना है। जब भी आप ऐसे देखेंगे इसमें आपका समय ही खराब होगा। उस क्वेश्चन को छोड़ना, इतना समय आपके पास में नहीं होगा है, ठीक है जी। आगे देखेंगे आगे क्या दिया गया है। यहाँ पर जो जो क्वेश्चन करना है हम आपको बता देंगे। ये क्वेश्चन आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसको आप डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम को देखने के बाद इसका आंसर लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको नोट करने हैं, करके चलेंगे। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, यदि हो जाए तो हो जाएगा, वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों पाई चार्ट से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है जी। ये देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन सभी को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये देखिए आपको आकृति को आप विशेष रूप से नोट करके चलेंगे, आकृति से क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं भैया। आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके चलनी है। जो जो टॉपिक आपको बताया सिर्फ वही को आपको कवर अप करने हैं। मैं सबको आपको दिखा रहा हूँ, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी आपको क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तो ये सब क्वेश्चन है। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप इसी प्रकार की वीडियो हमसे चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही विस्तृत रूप से, क्योंकि जैसे ही एग्जाम के 3-4 दिन रहेंगे तो हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको 3-4 दिन लगातार कराएंगे, ताकि आपके सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।